आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पे खामोश हो चुका है। खान साहब की खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर आपको नहीं मिलती और जमहूरियत के ख़िलाफ़ ख़बरें जिस तरह से बनती हैं उनको भी कहीं पे दबा दिया जाता है और कुछ लोगों की सिर्फ खबरें मखसूस अंदाज में पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर अब जीनत बन रही है। राजा साहब पता क्या हुआ है, इन पिछले ग़ालिबन 2-2.5 वर्षों में तो जो कुछ हम देख रहे थे, अब इलेक्शन के करीब जिस तरह करीब आया और इलेक्शन कैंपेन चल रही है, नैरेटिव बिल्डिंग ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया झूठा था, फॉर्म 47 वाला। अच्छा, वो फॉर्म 47 वाले बयानिए की टाइमिंग और जिस तरह से खबर लगी है अंसार अब्बासी साहब ने जो लगाई है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन राज साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है पीपल्स पार्टी नून लीग आमने सामने, और इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई। जुमेरात राज साहब कल थी, कोई नहीं गया। जो लोग गए थे 5-7, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई नहीं गया। और तहरीक इंसाफ के अंदर इतने धड़े बन गए हैं, इसको भी लेयर बाय लेयर जो है खोलेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हैविंग सेड दैट, राज साहब खान साहब नवाज शरीफ नहीं बनेंगे। हामिद मीर साहब का एक कॉलम था और इसके ऊपर आज काफ़ी ज़रा जो है वो बात भी हुई। नवाज शरीफ क्यों नहीं बनेंगे, इसकी एक वजह है। आपको याद होगा कि जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो नवाज शरीफ की एक पूरी राय सब हिस्ट्री है। जनरल जिलानी से लेकर किस तरह पाकिस्तान के अंदर वो डील करके आते रहे, डील करके जाते रहे, डील करके इक़्तिदार में आए, डील करके इक़्तिदार से निकल गए जान बचाकर, और ये पूरी हिस्ट्री है। इनके नाम पर तो यहाँ पर ऑर्डिनेंसेस आए, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO, और ये लोग अपना माजी कैसे से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनकी तकरीरें सुनी। लेकिन नवाज शरीफ नहीं बनूंगा, हामिद मीर साहब ये लिख रहे हैं। अच्छा खैर, तज्जिए तो राय साहब हमारे भी, हम इसी किस्म की 3 सालों से ये अपने दोस्तों को, सुनने वालों को दुनिया के हर कोने में ये आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि इमरान खान क्यों नहीं करे। इन्होंने तो कहा ना कि नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, हम बता देते हैं कि वो क्यों नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ इसलिए नहीं बनेंगे राय साहब, इमरान खान ने अपनी हुकूमतों को कुर्बान किया। नवाज शरीफ ने तो नहीं कुर्बान किया, इमरान खान ने कुर्बान किया 2 दफ़ा। इमरान खान ने अगर अपनी हुकूमत बचानी होती तो वो डील कर लेते गेट नंबर 4 से, या जहाँ भी ये पावर पॉलिटिक्स जो लोग जिसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान ने इनके साथ 3 साल 3.5 साल हाथ नहीं मिलाया। इसलिए इमरान खान कहा करते थे कि मैं चोरों डाकुओं से क्यों हाथ मिलाऊं। राजा साहब, जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो ख्वाहिश हो सकती है। आज वो कैदी नंबर 402 कह रहा था, इमरान 420 उसने कहा इमरान खान को, विच इज़ ऑब्वियसली मुझे कोई वैसे हैरानगी नहीं हुई। मैं जब बिलावल की आजकल तकरीरें सुन रहा हूँ, वो तू करके बात करता है। तो राजा साहब, जिस जमात के अंदर, ख़ानदान के अंदर सियासत ही इस किस्म की हो, छोटे बड़े का लिहाज कहाँ पे रहता है। सियासत इतनी गंदी होगी, और ये कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ वाले बड़े बदतमीज़ हैं। आपकी पार्टी का चेयरमैन रोस्टम पे खड़ा होकर, चाहे वो नून लीग वाला हो, चाहे PTI वाले दोस्त हो, सबको वो तू करके बात कर रहे हैं। और जो इनकी सियासत है वो हमारे सामने आ गई है। खैर, द पॉइंट इज कि इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, सेंस ऑफ अर्जेंसी इन्होंने शो की थी उस रात 8 फरवरी को जब इंतखाबात हुए, रिजल्ट आना शुरू हुए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये चाहते थे कि तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत बन जाए, लेकिन नहीं बनाई खान साहब ने। सबसे आसान तरीका था इन तमाम केसेस से बचने का, लेकिन इमरान खान ने नहीं किया। राज साहब, आज 3 साल के बाद क्यों करेंगे? देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो आपने एक ख़बर शेयर की, इसके मुतल्लिक अगर 2 वाक़यात अपने व्यूअर्स को हम सुना दें तो उन वाक़यात से पता चलेगा कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ क्यों नहीं बनना चाहते थे और इमरान खान साहब अब भी नवाज शरीफ क्यों नहीं बनना चाहते। अब जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी हुई थी करप्शन के केसेस में, तो मियाँ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान वापस आए थे वो सिर्फ इसलिए आए थे कि शायद उनकी इलेक्शन कैंपेन को कोई सहारा मिल जाए। यानी जब पहली मरतबा इलेक्शन से पहले वो वापस आए थे
जब उनको सज़ाएं सुनाई जा चुकी थी, तो वो इसलिए आए थे कि शायद उनकी इलेक्शन कैंपेन, नून लीग की इलेक्शन कैंपेन को कुछ सहारा मिल जाए। लेकिन जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई उसके कुछ हफ्तों के बाद ही, यानी बहुत देर की बात नहीं, कुछ हफ्तों के बाद ही ख्वाजा आसिफ ने अपने कॉन्टेक्ट्स यूज़ करते हुए, अपने जो ज़राए हैं और राब्ते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने जनाब बाजवा के ससुर को अप्रोच करना शुरू कर दिया था। इलेक्शन हार चुकी थी नून लीग बहुत बुरे तरीके से, और उसके बाद अब सवाल ये था कि मियां नवाज शरीफ जो हैं ये इनको कैद से कैसे निकाला जाए। और डील के दो मराइल थे। पहला मरला ये था कि मियां नवाज शरीफ को जेल से निकाला जाए, और दूसरा मरला ये था कि मियां नवाज शरीफ जब जेल से निकल के बैरून मुल्क चले जाएं तो फिर एक ऐसी डील की जाए कि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ पर तमाम मुकदमात भी ख़त्म हो जाएं और इनको फिर इक़्तिदार में भी लाया जाए। तो जब पहली डील के ऊपर काम हो रहा था तो उस वक्त जनाब बाजवा इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि आप उस्मान बुज़दार को हटाएं और मेरी मर्ज़ी का वज़ीर आला लेके आएँ। और ये एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है ये काफ़ी अरसा जारी रहा। ये पीटीआई के उस वक्त भी जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने बतौर साफ़ी मुझे उस वक्त भी बताया, कुछ और साफ़ियों से भी उन्होंने ये शेयर किया। और फिर जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर और नीचे हुए या कराए गए तो ये जिम्मेदारी फिर जनाब फैज़ हमीद को सौंपी गई कि अदालतों को कैसे मैनेज करना है। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थी ये इमरान खान साहब की हुकूमत से बॉन्ड मांगती रही, गारंटी मांगती रही कि अगर मियां नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो ये हुकूमत बताए हमें कि क्या इसकी ज़िम्मेदारी होगी, हुकूमत ये ज़िम्मेदारी ले कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा। तो अदालतों को जनाब फैज़ हमीद मैनेज कर रहे थे जनाब बाजवा के कहने पर, और इस तरह मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए। और फिर सबको पता है कि जनाब बाजवा के साथ डील के तहत ही एक रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मियां नवाज शरीफ वापस आए, और पूरी उस वक्त के तमाम इदारों की मिली भगत के बावजूद जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे उसके बावजूद पीटीआई 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत गए। अब उसका नतीजा क्या हुआ, यानी जो डील्स की मियां नवाज शरीफ ने, जो उनके ऊपर बहुत थोड़े से अरसे के लिए थोड़ी मुश्किल आई, और वो भी जेल उनकी इमरान खान साहब जैसी जेल नहीं थी। उनको तो 2 मुशक्ति मिले हुए थे, एक वसीओ अरीज़ लॉन मिला हुआ था जहां वो वॉक करते थे, उनको घर से खाने फराम किए जाते थे, एयर कंडीशनर लगा हुआ था उनके पास। इमरान खान साहब की जेल में उनकी बैरक में एयर कंडीशनर नहीं लगा हुआ। वो मुलाकातियों की फहरिस्त खुद लिखते थे, खाने कौन से उन्होंने खाने हैं ये भी लिखते थे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो उनसे बग़ैर किसी रुकावट के वो मुलाकातें करते थे। यहाँ तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है और उनको इलाज मुआवजे की सहूलतें भी मैसर नहीं की जा रही। उसके बाद जिस वक्त मियां नवाज शरीफ यानी वापस आ गए, ये इलेक्शन हार गए, तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले, मियां नवाज शरीफ तो गिरफ्तार हो चुके थे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले 36 घंटे पहले जब लाहौर से इनको गिरफ़्तार किया गया था तो खान साहब को ये मैसेज पहुंचाया गया था। हमने ये पहले भी बताया था, दोबारा बता देते हैं बावसूख खबर कि उनको ये मैसेज पहुंचाया गया था कि अगर आप बाहर चले जाएं तो आपकी गिरफ़्तारी नहीं होगी, अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो अगले 36 से 48 घंटे में आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। बाहर उस वक्त आप चले जाएं तो पीटीआई के लिए मामलात आसान हो जाएंगे, आपके लिए मामलात आसान हो जाएंगे। और फिर उनको ये एक मिसाल दी गई कि जैसे मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बैरून मुल्क जाते रहे और फिर किसी मुनासिब मौके पे वापस आते रहे तो उनकी सियासत भी फाल रही, तो यही सब कुछ आप भी कर सकते हैं। तो ये यानी इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी से पहले बताया गया था और इमरान खान साहब को पता था
कि ये जब मुझे गिरफ्तार करेंगे, मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाएंगे, बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करेंगे, मेरे अहल खाना पर सख्तियाँ करेंगे और पूरी अदलिया को ज़ेर कर लेंगे। ये इमरान खान साहब को पता था। इमरान खान साहब को ये भी पता था कि मेरी जान लेने की कोशिश की जाएगी, ये भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मालूम था। लेकिन उसके बावजूद जब उनको पता था कि पूरा जो निज़ाम है उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा है और जेल में उनको बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उन्होंने ये रास्ता ऑप्ट किया कि मैंने ये सख्तियां झेल लेनी है, मैंने बाहर नहीं जाना, यानी बैरून मुल्क नहीं जाना। अब इसके अंदर एक बहुत अहम बात यह है कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी, ओवरऑल भी एक जो इंटरनेशनल उनका करिश्मा है उस हवाले से भी, कि अगर इमरान खान साहब उस वक्त ये फैसला कर लेते कि वो बैरून मुल्क चले जाते हैं, उस वक्त वो फैसला कर लेते, या आज भी वो फैसला कर लें, मेरे से लिखवा लें कि इमरान खान साहब की मकबूलियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज भी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वो ये कहती है, वो ये चाहती है कि ये चूँकि इस वक्त निज़ाम बहुत जालिम है, तो पहली तरजीह ये है कि इमरान खान साहब की जान बच जाए। उस वक्त भी इमरान खान साहब अगर बाहर चले जाते तो इमरान खान साहब की मकबूलियत पर कोई असर ना पड़ता। लेकिन इमरान खान साहब ने ये नहीं कि उनको ये था कि मेरी मकबूलियत पे कोई असर पड़ जाएगा। इमरान खान साहब को ये नहीं था कि लोग मुझे कहेंगे कि मैं बैरून मुल्क चला गया। इमरान खान साहब ने खुद को तारीख के अंदर ज़िंदा रखने का फ़ैसला किया, मियाँ नवाज शरीफ से ख़ुद को मुख्तलिफ रखने का फ़ैसला किया, मसाइब झेलने का फ़ैसला किया और एक ऐसा फ़ैसला किया जिसके नताइज अब इस तरह से सामने हैं कि पाकिस्तान के वो तमाम इदारे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे आपके ये जो पुलिस का निज़ाम जो मुतहरिक रहा, चाहे जो आपका इलेक्शन कमीशन है जो पीटीआई के ख़िलाफ़ मुतहरिक रहा, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर जो इलेक्शन में मुतहरिक रहे, जस्टिस फाइज़ ईसा और इसी तरह हाई कोर्ट्स के जजेस, इमरान खान साहब को 3 साल से कैद किया हुआ है। उनकी आवाज़ बाहर नहीं आने दी जाती, उनकी तस्वीर बाहर नहीं आने दी जाती, उनकी कोई वीडियो बाहर नहीं आने दी जाती। लेकिन उसके बावजूद इन सब की साख जो है मलिया मेट है। 3 साल से आज तक मलिया मेट है। जस्टिस फाइज़ ईसा के कितने वीडियोस क्लिप्स बाहर आ गए हैं। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई मीडिया अपीयरेंस नहीं देते और ख़ामोशी अख्तियार की है तनकीद के डर से। तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है 3 साल में, इमरान खान साहब ने ख़ुद को एक सियासी लेजेंड के तौर पर तारीख़ में ज़िंदा रखने के लिए ये मसाइब वाली राह चुनी। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि आपके पास चॉइसेस क्लियर हों, आपके पास चॉइस हो कि आप जा सकते हैं, उसके बावजूद आप अपनी कौम के लिए खड़े हो जाएं और आप कहें कि मैं अपनी कौम के साथ जद्दोजहद करूँगा। अब इमरान खान साहब ने अपने पार्ट पे तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अवाम ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जितवा दिया एक ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई का झंडा घर पर लगाने पर भी आप पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए जाते थे। उसके बावजूद लोगों ने वोट दिए, लोगों के घरों पर छापे मारे गए, कारोबार तबाह हुए। लेकिन 3 साल के बाद पीटीआई, 3 साल के अंदर पीटीआई की जो क़यादत है, जो इमरान खान साहब के नाम पर एमएनएस बन गए, एमपीएस बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए अली अमीन गंडापुर और अब सुहेल आफरीदी साहब, इन्होंने इमरान खान साहब का रिगार्ड नहीं किया। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जिस किस्म की तहरीक, इतनी बड़ी पार्टी जो पूरे रियासती निज़ाम को शिकस्त दे के 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत गई, क्या वो पार्टी इतना बड़ा एहतजाज नहीं कर सकती थी कि इमरान खान साहब को रिहा करा लेते? लेकिन वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और अभी आगे जो आप खबर पढ़ेंगे शेख वकास अकरम और बाकी लीडर्स के मुतल्लिक और दीगर खबरें, उनके जो कुछ पहलू हैं 2-3 अहम, वो भी हम बताएंगे। राज साहब, एक और आज काम ये हुआ कि अब्बासी साहब का एक कॉलम और उन्होंने उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका मैं क्विकली जिक्र करूंगा, जिसमें वो ये कहते हैं कि जितनी भी दरखास्तें आई उनमें से कोई भी कामयाबी के साथ, इस नैरेटिव के साथ हमें नज़र नहीं आती, यानी कामयाब नहीं हो सकी। इंतखाबी ज़रदारियाँ सारी की सारी उनको मुस्तरद कर दिया गया, यानी 2/3 की वो बात कर रहे हैं। फाफन के अदाद शुमार के मुताबिक 374 में से 246 दरखास्तों का फैसला हो चुका। ये तकरीबन 2/3 तादाद है और 242
दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं, यानी 246 में से 242 दरखास्तें मुस्तरद हो गई और इसमें 55% दरखास्तें 86 कौमी असम्बली की 120 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के मुतालिक थी जिनको मुस्तरद कर दिया गया। राज साहब, अब सवाल इसमें यह है कि अगर आप हल्के उठाकर देखें, एक तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद के 3 हल्के, आपसे बेहतर कौन जानता है उनके साथ क्या हुआ, अब मैं चाहूँगा कि उस पर बात भी हम करें। और फिर कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर सारी की सारी दरखास्तें उन्होंने मुस्तरद की हैं। नवाज शरीफ का हल्का आप उठाकर देख लें, एक हल्के की अगर कहानी सिर्फ समझने के लिए मैं ये बयान कर देता हूँ। ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद के 1,11,148 वोट थे, लेकिन 22,298 की लीड से वो जीती और 47 में उनको 74,000 की लीड से हरा दिया गया। अभी कैसे उन्होंने नंबर चेंज किए? पोलिंग स्टेशन 45 का नतीजा ये था राय साहब कि 304 को 1,304 कर दिया गया। 1,000 वोट इस तरह से इसमें इन्होंने इजाफा किया। अब जो सबसे खतरनाक बात ही राय साहब वो ये थी कि 99% किस हल्के का जो टर्नआउट है कैसे हो सकता है? 99% टर्नआउट, और कौमी असम्बली में और है 40% या वाइस वर्सा, और सूबाई असम्बली में आपको 99, ये कैसे मुमकिन है? और ये बासी साहब कह रहे हैं कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग थी वो सारी की सारी सिफर हो गई। राय साहब, फॉर्म 47 वाली हमने हुकूमत देखी थी, फॉर्म 47 वाली सहाफत भी आज हम देख रहे हैं। राय साहब, इसमें एक एडिशन मैं और भी कर दूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट, और बड़ा ही वैसे ना खुल्लम खुल्ला, आप तो दिन की रोशनी में रात के अंधेरे में इट डजंट मैटर, धांधली हो रही है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन के अंदर ही नहीं है, ये क्यों जाके वहां पे सर मार रहे हैं, और ये सारे के सारे जो हैं फारिग क्यों जाते हैं। मैं आपको एक इसमें एडिशन ये कर दूं एक और के गौहर साहब को कोई रोक नहीं रहा। ये पाबंदियां बैरिस्टर गौहर के लिए नहीं है, ये पाबंदियां शाहिद खटक के लिए हैं, जुनैद अकबर के लिए हैं, बाकी सब लोगों के लिए, लेकिन बैरिस्टर गौहर को राय साहब अभी तक नहीं पकड़ा गया। वो खामोशी से बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पूरी कंपेन करते फिर हैं। उनके पास एनओसी होगा आपके ख्याल में राय साहब? देखें, पहले तो जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है, राना सनाउल्लाह साहब को सियासी तौर पर, मैं कह रहा हूँ कि सियासी तौर पर उनको कान पकड़ा देने चाहिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने, आप वैसे भी आप वैसे भी पकड़वा सकते हैं, कोई मसला नहीं, उनकी हरकत ही ऐसी। ये कौन सा कोई अवाम की अदालत से आए राय साहब? ये जो सेनेटर बनते हैं ये सारे चोर रास्ते हैं, ये जाए ना, ये हारे हुए लोग हैं, इनका क्या ताल्लुक पाकिस्तान की जमहूरियत से? ये हो गए फैसल वाडा हो गए, जैसे कई लोग हैं पार्लियामान में, प्रॉक्सीज हैं। इन्होंने तो अपने आप को हुकूमत से अलग कर लिया था, आपको याद हो ख्वाजा साद रफीक ने भी कर लिया था, बाद में शहबाज शरीफ उनको मना के ले आए थे, एक को मना लिया, दूसरे को नहीं मनाया गया। देखें, राना सनाउल्लाह साहब के मुतल्लिक जो मैं बात कर रहा था उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हार गए, इसके बावजूद कि प्री पोल रिगिंग हुई, पोस्ट पोल रिगिंग हुई, आधी रात को नताइज तब्दील किए गए, लेकिन इस तमाम एफर्ट के बावजूद, तमाम हर किस्म की धांधली के बावजूद राना सनाउल्लाह अपनी नशिस्त नहीं जीत सके, और राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके मयार के मुताबिक एक बहुत कदावर सियासतदान समझे जाते थे। आप देखें कि पीटीआई की सक्सेस का लेवल क्या था। खुर्रम दस्तगीर जो कि नून लीग के एक ऐसे कदावर सियासतदान समझे जाते थे कि नून लीग ये समझती थी कि गुजरांवाला में हम हमेशा क्लीन स्वीप करते रहेंगे, तो वो क्लीन स्वीप नून लीग के ख़िलाफ़ गुजरांवाला में हो गया था। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इतनी धांधली के बावजूद कितने बड़े बड़े जो सियासी बुर्ज हैं वो कैसे पीटीआई ने उल्टा के रख दिए और वो सारे सियासी बुर्ज उलट गए, गिर गए। तो राना सनाउल्लाह अब जो कह रहे हैं इसके 2 अहम पहलू ये हैं कि एक तो ख़ुद राना सनाउल्लाह कभी भी इलेक्शन की दौड़, यानी ये जो 2024 का इलेक्शन है ये नहीं जीते। दूसरा, अगर वो कह रहे हैं पीटीआई इलेक्शन की दौड़ से बाहर है, तो ये तो वो इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। जो रियासती इदारे हैं ताकतवर हल्के, उनके मुतल्लिक कह रहे हैं, क्योंकि नून लीग के तो ये मजाल नहीं है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रख सके, पीपल्स पार्टी की तो ये मजाल नहीं है, उनकी क्या मजाल है कि पीटीआई को वो इलेक्शन से बाहर रख सकें। तो इसका मतलब है कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सियासी तौर पर उन्हें कान पकड़वा देना चाहिए कि अगर कोई फैसला इस किस्म का हुआ भी है तो आप ओपनली ये कह रहे हैं, पब्लिकली ये कह रहे हैं
कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन से बाहर है और मुकाबला जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग में। और पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या मुकाबला होना है? पीपल्स पार्टी और नून लीग तो रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर भी इत्यादी थे, अगरचे इस हुकूमत के अंदर यानी केयर टेकर हुकूमत के अंदर तो उन्होंने वजारतें ली। इस हुकूमत के अंदर केयर टेकर भी आप उसको नहीं कह सकते, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुकूमत बनी थी अगले इलेक्शन तक के लिए, जो कि फिर इलेक्शन भी डिले किए गए, उसमें तो उन्होंने वजारतें ली। लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी एक तरह से हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने मरात ली है। आसिफ अली जरदारी सदर बन गए, गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी के जो अहदे हैं वो इन्होंने लिए, चेयरमैन सेनेट का अहदा इन्होंने लिया। तो ये तो मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के इस निज़ाम के साथ जो लूट खसूट की गई है ये तो उसका हिस्सा है। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या आपस में कोई मुकाबला करना है? हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये वहाँ पे जो ताने दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को और नून लीग को कि मैंने ये शर्त नहीं रखी कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है तो हमें गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन दे दो और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारा होना चाहिए। आपने जितनी शर्तें रखी थी वो सारी शर्तें आपने बनवा ली। आपको पता था कि आपका मैंडेट इतना नहीं है, उसके बावजूद आपने आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनवा लिया। यानी ये अल्फाज ज़ुबान पे उस तरह से लाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब यानी आरिफ अलवी साहब के बाद आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बने। आप देखें कि कैसा जवाल है, यानी पाकिस्तान की सियासत का और ऐवान सदर का जो एक उसकी एक प्रेस्टीज होती है उसके ऊपर ये कैसा जवाल है। अच्छा, मैं आपको एक लम्हे के लिए रोकूंगा। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटे इससे ज़्यादा इस मुल्क की बदकिस्मती क्या होगी। जब पहली दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर बने, उनके ये अल्फाज थे जो आज आपने कहे ना कि इससे ज़्यादा बदकिस्मती और जवाल क्या होगा कि इस मुल्क का जो सदर है वो आसिफ अली जरदारी है। जी, चले अगर आपने पीपल्स पार्टी को नवाजना था या पीपल्स पार्टी ने अपना को सदर बनाना था तो पीपल्स पार्टी के अंदर आप किसी और को सदर बना देते। आप इस मरतबा कहते हैं कि चलें कमर जमान कायरा साहब को बना देते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी एक बारी ले चुके हैं सदारत की, तो चलो इस दफ़ा किसी और को बना देते हैं। आपने आसिफ अली जरदारी साहब नहीं, कायरा साहब तो वैसे वो 18 साल के बच्चों को उठा देते हैं अपनी महफिल से, रहने दो, कायरा साहब ना बनाओ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी के अंदर और भी बहुत से लोग हैं ना, पीपल्स पार्टी के अंदर और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने ख़ानदान से यानी आसफा भुट्टो साहिबा को भी लिया है। बिलावल जरदारी जो है वो इससे पहले वज़ीर ख़ारजा रहे, इस मरतबा तो चूँकि वो हुकूमत में बराह रास्त वजारतों में शामिल नहीं हुए या वजारतें उन्होंने नहीं ली, तो अपने लिए तो उन्होंने मरात दी हैं। तो फिर कौन सी आपकी मुसाबकत है या कौन सा मुकाबला है नून लीग के साथ? आपकी तो मिली भगत है नून लीग के साथ। रजीम चेंज ऑपरेशन में भी थी, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें जो धांधली हुई उसमें भी थी। और आपने जो पहले इंट्रो में कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम तो पीटीआई को कहते हैं कि हमारे साथ हुकूमत बना लो और पीटीआई ने नहीं बनाई, ये भी एक चाल थी। ये इमरान खान साहब का और पीटीआई का ठीक डिसीजन था। ये तो पीटीआई के नाम पर कि पीटीआई इतनी बड़ी जमात है और पीटीआई इतनी पॉपुलर है, तो ये तो आपके ताकतवर हल्कों को ये बावर कराना चाहते थे कि देखें आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद पीटीआई जीत गई है, तो हम उनके साथ इत्तेहाद कर लेंगे तो आप हमें मज़ीद मराद दें। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को भी पता था और ये पीटीआई को भी पता था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद होगा, तो वो उस वक्त भी पीटीआई के साथ एक गेम करने की कोशिश कर रहे थे कि हम पीटीआई को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करें। इसमें ना एक और एडिशन में कर दूं, मुनीर फारूक ने जी एक बात की है, वो ये साहब कह रहे हैं कि फैसला साजों के मुताबिक ये बात पत्थर पर लकीर है कि ना तो गिलगित बल्तिस्तान में और ना ही कश्मीर में तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाएगी। अलबत्ता नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान गिव एंड टेक हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी को नाराज़ किया जाए, इसलिए उन्हें कुछ नशिस्तें दी जाएंगी। ये तो कहानी उल्टी हो गई है। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम सियासत में नहीं, मत घसीटो, हमें बात करनी है पाकिस्तान की सियासी जमातों से करो। राजा साहब, ये बातें तो इन जैसे लोगों ने हमें बताई थी पहले, ये खुद उसके प्रचार करते रहे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि फैसला हो गया जी, तो फैसला वहीं पे होना है। तो राजा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि गिलगित बल्तिस्तान सेंसिटिव इलाका है,
ये समझनी पड़ेगी चीज़, कश्मीर सेंसिटिव है। कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी 9 तारीख को मैदान में आ रही है, रेंजर्स तैनात कर दी गई हैं राय साहब, वहाँ पे FC को तैनात कर दिया गया है। हम किस तरफ जा रहे हैं? बलूचिस्तान के हालात वैसे ख़राब, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन को आप सबोताज करने जा रहे हैं। आज वैसे ना तकरीरें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये जिस इलाके में गिजर में वहाँ पे इस्माइली शिया आपको बहुत सारे उनकी तादाद ज़रा ज़्यादा है, तो उन्होंने जाकर वही बातें की, यानी मजहब कार्ड को प्ले किया जा रहा है वहाँ पे। ये जिस इलाके में जा रहा है बिलावल जरदारी वहाँ पे वही बात करता है, और जहाँ पे इसे कुछ ना मिले राय साहब वहाँ पे बिलावल अपने मुखालफिन के ऊपर, मुखालफिन तो खैर क्या इत्तेहादियों पे वो कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। मैंने जब ये इलेक्शन शुरू हुए तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि कंटेंट इनके पास क्या होगा, स्पीच राइटर्स इनके क्या होंगे, क्या लिखेंगे। तो आज राय साहब एक दूसरे पर तनकीद हो रही है। कैप्टन सफदर ने भी कहा कि रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी ने नहीं देना, रब की ज़ात ने देना है। ये लोगों को पिछले जब से इनके नाना हुजूर ने ये नारा निकाला था उस वक्त से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये इत्तेहादी नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन इसमें कहा ही जा रहा है कि ये फैसला भी पाकिस्तान में ताकतवर करेंगे कि किसको कितना हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। देखें, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं मैम। एक तो जो आपने मुनीफ फारूक साहब का जिक्र किया, तो मुनीफ फारूक साहब की जगह अगर कोई साफ़ी होता, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक सबक है कि अगर उन्होंने अपना पैगाम इस तरह का कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो किसी ऐसे साफ़ी के ज़रिए पहुंचाएं कि जिसने न्यूज़ रूम में काम किया हो, जिसने कहीं रिपोर्टिंग की हो, जिसने एडिटिंग की हो, जिसने फील्ड में जाके इवेंट्स को कवर किया हो, जिसने पार्लियामेंट को जाके कवर किया हो, जिसने फॉरेन अफेयर्स कवर किए हों, जिसने मिलिट्री अफेयर्स कवर किए हों, यानी एक बाकायदा एक जो साफ़ी है उसके ज़रिए अगर ये इस तरह की कोई ख़बर सामने लाना मकसूद हो, या कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या इस वक्त मूड है, तो वो उस ख़बर को प्रोसेस करना उनमें ये सलाहियत होती है, और वो फिर उस ख़बर को इस तरीके से सामने लाते हैं कि ये ना लगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, या ये ना लगे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं, या ये ना लगे कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारी बात आ जाए। ये तो नादान दोस्त वाली बात है ना, यानी ये कहते हैं ना कि नादान दोस्त जो है उससे दाना दुश्मन अच्छा होता है। कि आप इतने डायरेक्टली ये बात कह रहे हैं, आप तो इसका मतलब है कि आप इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वही आपने जो बात की कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासी जमातें सियासी मामलात आपस में तय करें, लेकिन ये जो मुनीफ फारूक साहब जैसे लोग हैं जिन्होंने सहाफ़त नहीं की, अमली तौर पर न्यूज़ रूम में सहाफ़त नहीं की, जिन्होंने कभी एडिटिंग नहीं की, जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, जो गालिबन मुझे किसी ने बताया था कि शायद ये पहले कोई वकील वगैरह थे, फिर किसी ने मुझे बताया कि इनको सिर्फ ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि नजम सेठी साहब से आपने एक सवाल करना है और आगे नजम सेठी साहब पूरा प्रोग्राम कैरी करेंगे। या वैसे अगर तो मेरी बात सुने, आप सुन किसी ने नहीं बताया था, या थोड़ी सा जाती कर रहे हैं, मैंने आपको बताया जी जी। तो अगर वो मेरे मेरे सामने ते सरकार दा जिहड़ा है ना, सरकार दा जनाब दा वो जिहड़े जिन्हां दा तुसीं नाम ले रहे हो, ये एक डायरी उठाकर, वो एक छोटा सा कमरा होता था हमारे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फसीउर रहमान इस्लामाबाद के में भी रहे, ब्यूरो चीफ थे, फिर लाहौर में वो आ गए, नेशन के पुराने दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए। उसी कमरे में आकर ये बैठा करते थे सारा दिन। उन दिनों इनका प्रोग्राम लॉन्च नहीं हो रहा था, तो इनको फिक्र ये लग गई थी कि चैनल शायद लॉन्च नहीं होगा और फिर मेरा क्या बनेगा और मुझे कौन रखेगा। तो बड़ी मुश्किल के साथ वो दोस्त भी आज मौजूद हैं, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार के वो एडिटर भी हैं, जिनके ये मिन्नत अल्ले सारा दिन बैठ के किया करते थे। बट दिस इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि वो जो आप कह रहे हैं कि सहाफ़त ग्राउंड से शुरू होती है, जहाँ पे खबर बन रही होती है, उस माहौल के अंदर आपने वक्त गुजारा है कि नहीं गुजारा? जी हाँ, तो वो साफ़ी जो है उसको किसी और पैराए में बयान करते हैं। तो इस तरह से ये जो डायरेक्ट आप इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो आप तो इस्टेब्लिशमेंट का केस कमज़ोर कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कह रही है आप उनका केस कमज़ोर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी परेशान हो जाती होगी, क्योंकि ये तो ये जाहिर करते हैं कि मुझे कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने डायरेक्ट बताया। वो भी कहते होंगे ये कैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इतने नालायक हैं, इतने नायल हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि आगे खबर प्रोसेस कैसे करनी है और आगे उसको बयान कैसे करना है। इन्हें ये नहीं पता कि मैंने पहले प्रोग्राम में क्या कहा था उन्हें ये भी नहीं पता। हैविंग सेड दैट, डॉक्टर साहब क्विकली खबरें काफ़ी सारी मैं चाहता हूँ कि सारी हम देकर जाएं अपने सुनने वालों को। शेख वकास साहब को कह दिए जी अब बाहर निकलें। ये जो घूंघट निकाल के वो बैठ जाते हैं ना,
उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा। राय साहब, शेख वकास, बैरिस्टर गौर, ये जितने भी हमारे दोस्त हैं काबिल एहतराम हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये अपने मैंडेट की, इमरान खान के मैंडेट की इज्जत नहीं कर रहे। ये निकलना पड़ेगा इन्हें। उन्होंने फिर कहा जी कि मैं इश्तिहारी हूँ, मैं क्यों निकलूँ? इमरान खान के ऊपर भी तो मुकदमा है, वो निकला और कैद काट रहा है, तो ये जवाब जायज़ है इनका, हमाद अजहर का, इनका, बाकी लोगों का? इमरान खान साहब कैद हो सकते हैं, इमरान खान साहब 3 साल तक जेल के अंदर रह सकते हैं, इमरान खान साहब की बिनाई 85% तक मुतासर हो सकती है, इमरान खान साहब के साथ उनकी बहनों की मुलाकात रोकी जा सकती है, इमरान खान साहब को कैद तनाई में डाला जा सकता है, लेकिन शेख वकास अकरम इमरान खान साहब से भी बड़े लीडर हैं और बाकी हमाद अजहर साहब इमरान खान साहब से भी बड़े लीडर हैं। ये सामने नहीं आ सकते। इनको ये है कि हम गिरफ्तार हो गए तो पीटीआई के ऊपर जो है वो आप प्लीज बताएं ना, इनसे अच्छे, राज साहब बताएं प्लीज कि इनसे अच्छी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो 2 बहनें हैं, वो आलिया हमजा है जिसने गिरफ्तारी दे दी। हमें इस वक्त जो पीटीआई के लोग हैं, बिलअमूम अवाम भी और फिर बिलखसूस जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनमें बड़ा शऊर है। उन्हें पता है कि शेख वकास अकरम किस पिच के ऊपर खेल रहे हैं, उनको पता है कि शेख वकास अकरम क्यों सामने नहीं आते, उनको पता है कि शेख वकास अकरम क्यों किसी भी मज़ामती सियासत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। तो उसको हम अगर रिपीट करेंगे तो शायद हमारे व्यूअर्स के लिए ये खुशगवार तजर्बा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। नहीं, वो जो देख रहे हैं ये भी कोई खुशगवार तजर्बा नहीं है। शेख वकास की स्टेटमेंट्स और फिर बाकी चीज़ें जो इस मुल्क के अंदर सियासत के साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, ये भी कोई खुशगवार तजर्बा नहीं है। राज साहब, इमरान खान ने कहा था कि निकलो बाहर हमाद, अगर मैं कैद काट सकता हूँ तो तुम्हें भी निकलना पड़ेगा, मुकाबला करो। लेकिन वो भाई साहब जो है पता नहीं किसको प्यारे हो गए। अनफॉर्चुनेटली इन जैसे कई लोग आपको मिलेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर। हैविंग सेड राज साहब, ये दोस्तों हमारी आज की नशिस्त पे कमेंट्स भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और राज साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।